हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्लैशबैक फाइल्स राकेश कुमार के साथ। दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मेरा नाम रोहित है और मैं दिल्ली के बाहरी इलाके में एक छोटे से कस्बे में पिज्जा डिलीवरी बॉय हूँ। काम कोई बड़ा नहीं, घंटों स्कूटर भगाना, गलियों में भटकना और पिज्जा ठंडा होने से पहले ग्राहक तक पहुंचाना। मेरा स्कूटर पुराना है, हर बार चलते वक्त खटखट करता है, मानो बस अब टूट जाएगा। ज्यादातर रातें एक जैसी होती हैं, कुत्तों से बचना, गालियां सुनना और पैसे लेकर वापस आना। लेकिन 27 अक्टूबर 2024 की वो रात कुछ और थी। मैं आज भी उस रात को याद करके पसीने में डूब जाता हूँ। मुझे लगता है कुछ मेरे साथ घर तक आ गया था। वो शनिवार की रात थी, ठंडी और कोहरे से भरी। रात के करीब 10:30 बजे होंगे। हवा में धुएं की हल्की सी गंध थी और कोहरा इतना घना कि सामने की सड़क भी धुंधली दिख रही थी। पिज्जा की दुकान बंद होने वाली थी, लेकिन तभी आखिरी ऑर्डर आया। 2 बड़े पनीर टिक्का पिज्जा, श्याम कुंज नाम की जगह पर। पता थोड़ा अजीब था, हाउस नंबर 13, पुराना बरगद का पेड़ के पास। मैंने मन में सोचा, ये फिर कोई गलत पता होगा। श्याम कुंज का इलाका पुराना था, टूटी फूटी गलियां, खंडहर जैसे मकान और बिजली के तार जो हवा में लटकते रहते थे। वहां रात को जाना किसी को पसंद नहीं, लेकिन ऑर्डर था तो मुझे जाना पड़ा। मैंने पिज्जा का डब्बा स्कूटर के पीछे बांधा, हेलमेट पहना और निकल पड़ा। कोहरा इतना घना था कि स्कूटर की हेडलाइट बस कुछ फीट आगे तक ही रोशनी दे पा रही थी। सड़कें सुनसान थीं, सिवाय 1-2 कुत्तों के जो कहीं दूर भौंक रहे थे। श्याम कुंज पहुंचने में मुझे 20 मिनट लगे। वो इलाका ऐसा था जैसे समय वहां रुक गया हो। पुराने मकान जिनकी दीवारें नमी से काली पड़ चुकी थीं और गलियां इतनी तंग कि स्कूटर मुश्किल से घुस पाए। बरगद का पेड़ मुझे जल्दी मिल गया, वो विशाल डरावना सा पेड़ जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां कुछ ठीक नहीं। मैंने स्कूटर रोका और पते की तलाश शुरू की। हाउस नंबर 13 ढूंढना आसान नहीं था। गलियां बिना नाम की थीं और घरों पर कोई नंबर नहीं लिखा था। मैंने फोन निकाला और ग्राहक को कॉल किया। फोन बजा, लेकिन कोई जवाब नहीं। मैंने दोबारा ट्राई किया, फिर वही, सिर्फ घंटी, कोई जवाब नहीं। तभी मुझे एक पुराना मकान दिखा जिसके बाहर लकड़ी का फाटक था। फाटक पर जंग लगा ताला लटक रहा था, लेकिन अंदर से हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। मैंने सोचा, शायद यही घर है। मैंने स्कूटर साइड में खड़ा किया और फाटक की तरफ बढ़ा। ठंड ऐसी थी कि मेरी उंगलियां सुन्न पड़ रही थीं। मैंने फाटक को हल्का सा धक्का दिया, वो खुल गया। अंदर एक छोटा सा आंगन था और सामने एक मकान जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं। मुझे अजीब सा लगा, कौन यहाँ पिज्जा मंगवाएगा? लेकिन मैंने सोचा, शायद कोई नया किराएदार होगा। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। हेलो, पिज्जा डिलीवरी। कोई जवाब नहीं। मैंने फिर से दस्तक दी, इस बार जोर से। तभी मुझे लगा जैसे अंदर से कोई हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने फिर से फोन निकाला और नंबर डायल किया। इस बार फोन की घंटी मेरे पीछे से आई। मैं चौंक कर पलटा, कोई नहीं था। लेकिन घंटी की आवाज साफ थी, जैसे कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा हो। मैंने फोन काट दिया और आवाज बंद हो गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये क्या बकवास है, मैंने मन में सोचा। मैंने पिज्जा का डब्बा आंगन में रखा और जल्दी से वापस स्कूटर की तरफ बढ़ा। लेकिन तभी मुझे कुछ और सुनाई दिया, एक औरत की हल्की सी हंसी, जैसे कोई दूर से मुझे देख रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा।
कोहरे में कुछ हल्का सा हिला। मुझे लगा शायद कोई छाया थी। मैंने स्कूटर स्टार्ट किया और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन स्कूटर स्टार्ट ही नहीं हुआ। मैंने बार बार किक मारी, लेकिन इंजन बस खटखट की आवाज करता रहा। मेरी सांसें तेज हो रही थीं। तभी मुझे वो हंसी फिर सुनाई दी, इस बार पास से, बहुत पास से। मैंने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। लेकिन कोहरे में मुझे एक आकृति दिखी, लंबी, पतली और सफेद कपड़ों में। वो हिल रही थी, जैसे हवा में तैर रही हो। मैंने स्कूटर छोड़ दिया और पैदल भागना शुरू किया। गलियां भूल भुलैया जैसी थीं। हर मोड़ पर मुझे लगता वो आकृति मेरे पीछे है। मेरे कानों में वही हंसी गूंज रही थी, और अब उसमें एक और आवाज मिल गई थी, जैसे कोई मेरे नाम की फुसफुसा रहा हो, रोहित, रोहित। मैंने अपनी जेब से फोन निकाला, लेकिन स्क्रीन काली थी। बैटरी फुल थी, फिर भी फोन मर चुका था। मैंने एक गली में रुककर सांस ली। मेरे आसपास सिर्फ कोहरा और सन्नाटा था। तभी मुझे अपने कंधे पर एक ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। मैंने पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। लेकिन मेरे कंधे पर दो गहरे निशान थे, जैसे किसी ने नाखून गड़ाए हों। मेरी चीख निकल गई। मैं फिर भागा, बिना सोचे समझे। गलियों से निकलते हुए मुझे आखिरकार मुख्य सड़क दिखी। वहां एक ढाबा था, जहां कुछ ट्रक ड्राइवर बैठे थे। मैंने उनसे मदद मांगी, लेकिन मेरी हालत देखकर वो हंसने लगे। भूत देख लिया क्या? एक ने मजाक उड़ाया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस वहां से निकल गया। जब मैं दुकान वापस पहुंचा तो मेरा मालिक गुस्से में था। पिज्जा कहाँ है, रोहित? ग्राहक का फोन आया, बोल रहा था तूने डिलीवरी नहीं की। मैंने उसे सारी बात बताई, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। तू नशे में है क्या? उसने चिल्लाकर कहा। मैं चुप रहा। उस रात मैं घर गया, लेकिन नींद नहीं आई। हर बार आंख बंद करता, मुझे वही हंसी सुनाई देती। अगले दिन मैंने श्याम कुंज के बारे में कुछ लोगों से पूछा। एक बुजुर्ग चाय वाले ने बताया कि हाउस नंबर 13 कई सालों से खाली है। वहां एक औरत रहती थी, जो अजीब हालात में मर गई थी। लोग कहते हैं उसकी आत्मा अभी भी वहां भटकती है, और वो रात को अकेले आने वालों को अपनी तरफ बुलाती है। मैंने उसकी बात को मजाक में टाल दिया, लेकिन मेरे दिल में डर बैठ गया। अब हर रात जब मैं डिलीवरी के लिए निकलता हूँ, मुझे लगता है कोई मेरे पीछे है। मेरे स्कूटर की सीट पर वही नाखूनों के निशान हैं, जो कभी नहीं मिटते। और कभी कभी जब मैं अकेला होता हूँ, मुझे वही फुसफुसाहट सुनाई देती है, रोहित, रोहित। मैंने नौकरी छोड़ने की सोची, लेकिन परिवार का खर्चा। मैं मजबूर हूँ। लेकिन एक बात पक्की है, मैं अब कभी श्याम कुंज नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए।